अलीगढ़ के ऐसे डॉक्टर की कहानी जिसने 50 हत्याओं के बाद गिरना ही बंद कर दिया। हत्या करने के बाद वो लाशों को मगरमच्छ से भरे नदी में फेंक देता था। मरने वाले की हड्डियां तक नहीं मिलती थी। यही वजह थी कि वह सालों तक पुलिस के हाथे न चढ़ा। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम ऑफिसर राजेंद्र। आज की कहानी खूनी डॉक्टर की। कहानी की शुरुआत होती है गुड़गांव के बस स्टॉप से। 3 फरवरी 2002 बस स्टॉप के पास गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। कोई बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था तो किसी को किसी का इंतजार था। टैक्सी स्टैंड पर गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। इसी भीड़ के बीच से एक आदमी आया और टैक्सी ड्राइवर नरेश की ओर देखते हुए बोला, बरेली चलोगे? नरेश ने सिर उठाया और सहजता से कहा कि हाँ सर, चलूंगा। नरेश और उस व्यक्ति के बीच किराए की बातचीत हुई। किराए पर सहमति होते हुए वो आदमी नरेश के गाड़ी में बैठ गया। नरेश ने पास के पीसीओ से अपने घर फोन किया और अपने पत्नी को बताया, मैं बरेली जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौट कर आऊँगा। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है, स्टीयरिंग संभालता है और अपनी गाड़ी झटपट दौड़ा देता है। 2 दिन बीत गए लेकिन नरेश अपने घर नहीं पहुंचा। नरेश का भाई रामविलास थाने पहुंचा और बोला, मेरा भाई बरेली गया था, गाड़ी स्टेशन से चली थी लेकिन आज तक वो नहीं लौटा, कोई खबर भी नहीं मिली। अमूमन मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करता। पुलिस ने FIR दर्ज की, छानबीन शुरू कर दी। बस स्टॉप और डिपो खंगाले। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP से बातचीत की लेकिन न गाड़ी का पता चला और ना ही पता चला ड्राइवर नरेश का। अब कहानी में दूसरा रुख आता है। 18 जनवरी 2004 राजस्थान के जयपुर जंक्शन। दोपहर के समय प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी और बाहर टैक्सी ड्राइवर छांव में सुस्ता रहे थे। तभी एक आदमी आया और उसने इस बार टाटा सूमो बुक कराई। ड्राइवर का नाम था चांद खा। इस बार सवारी ने अपना नाम मुकेश खंडेलवाल बताया। उसने कहा हापुड़ जाना है और फिर वहां से अपने पत्नी और बच्चे को लेकर वापस आना है। चांद खा और मुकेश खंडेलवाल के बीच में किराया तय हुआ 2100 रुपए। उसी वक्त चांद मुकेश से कहता है कि मेरे साथ मेरा भाई सराफत भी चलेगा। इस पर मुकेश अटक कर बोला, क्या ये भी चलेगा? चांद मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ साहब, आजकल ड्राइवरों के साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं तो ये भी मेरे साथ चलेगा एहतियात के तौर पर। गाड़ी जयपुर से चल पड़ी और रास्ते में दौसा जिले के महुआ के पास एक पीसीओ के पास रुकी। दोनों भाई टैक्सी से उतरे और चांद ने अपने घर फोन किया। चांद ने कहा, अब्बू हम हापुड़ जा रहे हैं, कल सुबह तक लौट आऊंगा। उधर से आवाज आई, ठीक है, खबर देते रहना। उसी समय एक फोन गाड़ी में बैठे मुकेश ने भी की और फिर गाड़ी चल पड़ी। 2 दिन बीत गए लेकिन चांद और सराफत दोनों भाई घर नहीं लौटे। पिता गफ्फार खान GRP थाने पहुंचे और दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बार पुलिस सीरियसली हरकत में आई क्योंकि यह जयपुर की तीसरी से चौथी घटना थी। लिहाजा जयपुर रेंज के GRP के DIG हरिश्चंद्र मीना ने इस मामले को पर्सनल तौर पर संज्ञान लिया और छानबीन के लिए GRP और पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई। शहर के SP डॉक्टर प्रसका माथुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि वो जांच पड़ताल करे और असली मुलजिम को पकड़े। जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगा था। 2002 से लेकर 2004 के बीच सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलवर, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में भी इसी तरह की घटनाओं के रिकॉर्ड मिले थे। हर केस की शुरुआत लगभग एक जैसी। स्टेशन हो या बस अड्डा, बाहर खड़ी टैक्सी, एक अजनबी सवारी और फिर यूपी में जाने की कहीं की बुकिंग। एक रेट, फिर सफर और उसके बाद सब कुछ शून्य। टैक्सी ड्राइवरों के परिवार थाने की दौड़ लगाते, रिपोर्ट लिखाते, आधी अधूरी जानकारियां देते। बार बार जांच अटकती, फाइलें मोटी होती जाती और आखिर में थक हार के केस बंद हो जाता। दरअसल उस समय ना ही CCTV इतने आम थे और ना ही मोबाइल। ड्राइवर या सवारी का लोकेशन मिलना बहुत ही मुश्किल था। पुलिस अपने थाने की सीमाओं के भीतर ही काम किया करती थी और कोई यह नहीं देख पा रहा था कि सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। GRP थाना प्रभारी मंसूर अली और सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत की टीम लेकर महुआ गए जहां आखिरी बार PCO से फोन हुआ था। PCO में मौजूद रजिस्टर को देखा, समय और तारीख मिलाई। चांद के फोन कॉल का एंट्री मिला। उसके बाद एक और फोन कॉल की एंट्री मिली जो पुलिस वालों को संदिग्ध लगी।
वो नंबर यूपी के अलीगढ़ के पास कासिमपुर का था। नंबर चाय बेचने वाली किसी महिला का था। पुलिस ने कासिमपुर पहुंचकर उस महिला से पूछताछ शुरू कर दी। महिला ने बताया कि उसके रिश्तेदार उदयवीर और राजू से बात करने के लिए किसी डॉक्टर का कॉल आया था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इस बीच कासगंज एटा के पास हजारा नहर से 2 लाशें मिली। लाशों की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान मुश्किल थी। पोस्टमार्टम हुआ। 72 घंटों तक इंतजार किया गया। जब उस लाश का कोई वारिस नहीं आया तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ड्यूटी अफसर ने फाइल बंद कर दी और लाशों से सिर्फ 2 चीज ही बरामद कर पाए। एक था कंबल और एक थी घड़ी। कुछ दिन बाद कंट्रोल रूम के फोन की घंटी बजी। वायर के उस पार किसी थानेदार की आवाज थी। जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ 2 भाई गुमशुदा है। एटा पुलिस के सिपाही ने रजिस्टर पलटा, फोटो और फोल्डर फोल्ड किए और फिर जवाब दिया, हाँ यहाँ कुछ दिन पहले 2 लाशें मिली थी। जब इनका वारिस सामने नहीं आया तो हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। उनसे बरामद चीजें हमारे पास है, उनकी तस्वीर हमारे पास है। अगर आप चाहो तो एक बार आकर शिनाख्त कर सकते हो। इधर पुलिस गफ्फार खान को इसकी सूचना देती है और गफ्फार खान को लेकर एटा पहुंच जाती है। गफ्फार ने जब वो सामाने और फोटो तस्वीरें देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका चेहरे का रंग और भाव दोनों बदल गए और रोता हुआ वो बोलने लगा, ये मेरे बच्चों की ही निशानी है। इसके बाद क्या था, पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और जांच को एक नई गति से फिर से शुरुआत से जांच करना प्रारंभ किया। जयपुर रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ड्राइवरों से बारीक सी बारीक जानकारियां हासिल की गई। चांद और सराफत की टैक्सी किसने बुक की, कैसा दिखता था, इसके आधार पर उस आदमी का स्केच बनाया गया। वो स्केच हर उस थाने में भेजी गई जहां पर टैक्सी ड्राइवरों के साथ इस तरह का हादसा हुआ था। पता चला कि यह स्केच ठगी के आरोप में पहले से गिरफ्तार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मिलता है। वह उस समय अलीगढ़ के जेल में ही बंद था कि इसकी कड़ियां जुड़ने लगी थी। चाय वाली महिला ने भी तो एक डॉक्टर का ही नाम बताया था। उसके रिश्तेदार और राजू भी पकड़े गए थे। जांच टीम को उनके खिलाफ काफी सुराग मिले थे। अब बारी थी देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की। जीआरपी और सिविल पुलिस की टीम जेल पहुंची और मामले में देवेंद्र शर्मा से पूछताछ शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट पूछते हैं, चांद और सराफत कहाँ है? देवेंद्र अपनी सफाई में कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बीएमएस का डॉक्टर हूँ। ठगी के दूसरे केस में मुझे फंसाया गया है और इसीलिए मैं जेल काट रहा हूँ। तभी सब इंस्पेक्टर कहते हैं, महुआ के पीसीओ से 2 फोन कॉल हुए थे, एक जयपुर और दूसरा कासिमपुर। दूसरी कॉल तुमने की थी, पीसीओ वाले ने तुम्हारा स्केच पहचाना है। देवेंद्र कहता है, पहचान अक्सर धोखा देती है साहब। सब इंस्पेक्टर ने मेज पर अपनी हाथ धीरे से स्केच करते हुए कहा, ये देखो स्केच जो तुमसे हूबहू मिलता है। तुम्हारे दोनों खास उदयवीर और राजू दोनों हमारे हिरासत में हैं। दोनों ने बताया कि मर्डर तुम ही ने किया है। वो कबूल करने लगता है और सब इंस्पेक्टर से कहता है कि हाँ, चांद खा की इस टाटा सोमो उसी ने बुक कराई थी, मुकेश नाम से। उसने वहां से फोन करके उदयवीर और राजू को कासिमपुर के सामने जो पुलिया है उसके कच्चे मोड़ पर मिलने को कहा था। गाड़ी वहां पर पहुंची। उसके बाद देवेंद्र ने चांद से कहा कि ये दोनों भी हमारे लोग हैं, हमारे साथ ही जाएंगे, इन्हें हापुड़ जाना है। चांद ने अपनी भाई सराफत की ओर देखा और कहा, जल्दी कीजिए साहब, हमें जल्दी पहुंचना है, जल्दी बैठिए। वो दोनों गाड़ी में बैठे। गाड़ी आगे चलती गई। अब रास्ते में तकरीबन रात के 9 बज चुके थे। तभी देवेंद्र कहता है सहज लहजे में कि ड्राइवर साहब जरा गाड़ी रोकिए, गाड़ी की डिक्की से कुछ आवाजें आ रही हैं। चांद ने पुल से पहले सड़क किनारे अपनी गाड़ी लगाई। पीछे के दरवाजे खुलते ही अंधेरा और ठंड हवाएं सरसराहट के साथ अंदर आई। देवेंद्र ने पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा, कंबल पीछे है, सीट पर बिछा दो। उसी पल उदयवीर और राजू ने अपनी बेल्ट निकाल ली। चांद झुककर अपनी गाड़ियों के टायर देख रहा था। उसके गर्दन को चारों ओर बेल्ट से जकड़ लिया गया। देवेंद्र कहता है, कस कर खींच, कहीं छूट ना जाए। पीछे से फुसफुसाहट आई। सराफत ने पीछे देखा और जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या? उसका वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि दूसरी बेल्ट उसके गले में जकड़ ली गई। केबिन में कुछ पल जूझने की खड़खड़, टेढ़े पड़े इंडिकेटर की टिक टिक और फिर सन्नाटा हो गया।
दोनों भाइयों के शरीर की हरकतें बंद हो गई। देवेंद्र ने इशारा किया। नहर की सतह दिखाई दे रही थी। पहले कंबल शीश पर उठाया, फिर दोनों भाइयों की लाशें कंधे पर उठाई। पहली एक, फिर दूसरी लाश भी नहर में फेंक दी। 2 बार छपाक की आवाजें आई। नहर ने दोनों को अपने भीतर समा लिया। देवेंद्र ने बिना पीछे देखे कहा, चलो यहाँ से। अब ड्राइवर के सीट पर उदयवीर था। उसे अच्छे से मालूम था कि नहर मगरमच्छों से भरी है। उसमें कोई लाश फेंकी तो हड्डियां तक नहीं बचेंगी। ये सब सुनकर पुलिस ने अब देवेंद्र से और भी कड़ाई से पूछताछ की तो इस मामले की और भी कई परत धीरे धीरे खुलने लगी। फिर पता चला कि वो सीरियल किलर है। वो अलीगढ़ के छरवा थाने का पुरैनी गांव का रहने वाला है। देवेंद्र ने 1984 में बिहार से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BMS की डिग्री ली थी। इसके बाद वह राजस्थान के बांदी कुई में चला गया, जहां उसने जनता क्लिनिक के नाम से 10 साल तक डिस्पेंसरी चलाई। साल 1994 में वो अपनी गांव लौटा, जहां उसने LPG की एक गैस एजेंसी खोलने की सोची। इस चक्कर में उसने 11 लाख रुपए गंवा दिए, क्योंकि गैस एजेंसी देने वाली कंपनी ही फर्जी थी। यहीं से उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ लिया। वो गैस एजेंसी नहीं ले पाया तो उसने अपनी फर्जी खुद की गैस एजेंसी खोल ली। उसने चोरी के गैस सिलेंडर वहां लाकर बेचने शुरू कर दिए, लेकिन उससे उसे कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। कुछ सालों बाद उसकी मुलाकात एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर से हुई। डॉक्टर का नाम था अमित कुमार। देवेंद्र ने डॉक्टर अमित के लिए काम करना शुरू कर दिया। गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का पैसे की लालच देकर उनकी किडनियां निकाली जाने लगी। इसके साथ ही देवेंद्र ने उसके लिए गैस सप्लाई करने वाले ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपने साथियों के साथ मिलकर सिलेंडर से लगे ट्रक को वो लूट लेता था और ड्राइवरों की किडनी निकालकर उसे अमित को बेच देता और उसके लाश को उसी नहर में जहां मगरमच्छ भरी पड़ी थी वहां फेंक देता। एक किडनी के लिए देवेंद्र को तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए मिल जाते। सिलेंडर अपनी फर्जी गैस एजेंसी में उतार कर वहां से सिलेंडर बेच देता और ट्रक हापुड़ के चोर बाजार में बेच देता। इस धंधे से देवेंद्र ने मोटा पैसा कमाया। 1998 से 2004 तक महज 6 साल में ही देवेंद्र ने तकरीबन 125 अवैध किडनियों का ट्रांसप्लांट किया था। जब पुलिस ने देवेंद्र से पूछा कि अब तक तुमने कितने ट्रक ड्राइवरों की किडनियां निकालकर उन्हें मारा है, तो देवेंद्र का जवाब सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसने कहा, 50 के बाद मैंने गिनना ही बंद कर दिया साहब। इस तरह देवेंद्र ने अलग अलग राज्यों के टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चांद और सराफत के मर्डर केस में देवेंद्र शर्मा, उसके दोनों साथियों उदयवीर और राजू 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावे भी 5 और मामलों में इनके खिलाफ फैसले आए हैं, जिसमें से एक में देवेंद्र को फांसी की भी सजा सुनाई गई है। जनवरी 2020 में देवेंद्र शर्मा 20 दिनों के लिए पेरोल पर जयपुर सेंट्रल जेल से बाहर आया और पेरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने की जगह वो फरार हो गया। उसने दिल्ली की एक विधवा औरत से शादी की और उसके बाद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। जुलाई 2020 में पुलिस को खबर मिली कि देवेंद्र दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर अगस्त 2023 में वो 2 महीने के लिए पेरोल्स में फिर से बाहर आया और फिर वो फरार हो गया। तकरीबन 2 साल तक राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा रहा। वो प्रवचन देता। वो पुजारी बन गया था, इसलिए पुलिस ने उसे इस बार पकड़ने में सावधानी बरती। पुलिस रेकी करने के लिए आश्रम में जाने लगी। मई 2025 में आखिरकार पुलिस ने उसे आलसी आश्रम से गिरफ्तार किया। तारीख के वक्त भी साधु बने देवेंद्र वहां प्रवचन दे रहा था। कह रहा था, जीव हिंसा महापाप है और इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं। इस समय हैवान डॉक्टर देवेंद्र शर्मा तिहाड़ जेल में अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है। अलीगढ़ में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उफ डॉक्टर डेथ उफ खूनी डॉक्टर के गांव वाले उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हैं। एक आधा लोग दबी जुबान में ये कहते हैं, जुर्म का दुनिया का ये डॉक्टर अब जेल से ही अपनी गिरोह चलाता है, वहीं से फोन करके रंगदारी वसूलता है। किसी ने अगर खिलाफत की तो फिर उसकी खैर नहीं। ये थी हमारी आज की कहानी। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर इस कहानी से किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।